कुसुम और अस्मिता को आए देखकर नैना मुंह बना लेती है। ओ गॉड परागी, मैं निकलती हूँ, बाद में मिलते हैं, क्योंकि मैं अब यहाँ पर और नहीं रुक पाऊंगी। प्लीज डोंट माइंड। हाँ, बाय। अरे लेकिन नैना, परागी कुछ और कहे, उतने में नैना वहां से चली जाती है। ये सब क्या है? आप दोनों को मैंने साफ शब्दों में कहा था ना कि आप जब भी मेरे ससुराल आओगे तब नए कपड़े पहनकर ही आना, जो मैंने आपको पहले से दिलाए हैं। लेकिन नहीं, आप दोनों को तो मैं जो भी बोलती हूँ आप तो उसका उल्टा ही करते हो। लेकिन परागी, हम तुम्हारे ससुराल के पास के बाजार में आए थे, इसीलिए सोचा कि जाते जाते तुमसे मिलते जाए। अगर हम किसी खास अवसर पर आते तो हम वो नए कपड़े ही पहन कर आते। वही तो, अब रोजमर्रा की जिंदगी में इतने महंगे कपड़े पहनने लगे तो कैसे चलेगा बेटा? वो कपड़े तो तीज त्योहार जैसे अवसर पे ही सही लगेंगे। हे भगवान, आप लोग समझते क्यों नहीं? अब इसमें क्या समझना है? पागल वागल हो गई है क्या? वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर सिंधुरा आती है। क्या हुआ परागी, कोई चिंता वाली बात है क्या? तुम इस तरह से परेशान होकर क्यों बात कर रही हो इनसे? वो माँ जी, दरअसल माँ ना आजकल ठीक से खाना ही नहीं खाती और तो और समय से अपनी दवाई भी नहीं लेती। इसीलिए मैं उन्हें समझा रही थी कि ऐसे कैसे चलेगा, आपको खुद को भी ख्याल रखना ही होगा अपनी सेहत का। परागी ने बिल्कुल सही कहा। देखा समदन जी, कितनी प्यारी है आपकी बेटी। जी, और समदन जी, जान है तो जहान है, इसीलिए प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। बेवक्त खाना और दवाई खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है। हाँ समदन जी, आपने सही कहा। अच्छा आप लोग बैठिए, तब तक मैं एक फोन करके आती हूँ। ठीक है। इतना कहकर सिंदूरा वहां से चली जाती है। देखिए, आज आप दोनों के ये मामूली से कपड़े देखकर ही मेरी सहेली ने ना मुंह बनाकर चली गई। इसीलिए कह रही हूँ कि अगली बार से अगर आप मेरे ससुराल में आओ तो प्लीज महंगे ही कपड़े पहन कर आना, और भगवान के लिए मान चाहिए। और अगर आपके पास कोई कपड़े नहीं होंगे तो मुझे बताना, मैं आप दोनों को नए कपड़े दिला दूंगी। पर मेरी ऐसी इज्जत खराब मत करना। ये तुम क्या बोल रही हो परागी? क्या हो गया है तुम्हें? तभी परागी को कॉल आता है और वो वहां से चली जाती है। माँ जी, अमीर ससुराल में आने के बाद मुझे परागी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ स्मिता, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरी बेटी बोल रही है। पता नहीं इसकी सोच में इतना बदलाव कैसे आ गया। फिर अगले दिन, ये मेरे मायके वाले तो हर बार मेरे घर आते ही रहेंगे। आखिर मैं अपनी बेइज्जती कितनी बार सहन करके लूं? लेकिन अब बस मुझे इन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुधारना ही होगा और इन लोगों को भी हाई क्लास लोगों की तरह ही बनाना होगा। और ये सब कैसे करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर परागी उन लोगों को एक बड़े से 5 स्टार रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। पहले मैं स्टार्टर ही मंगवाती हूँ, फिर उसके बाद रोटी सब्जी खाएंगे। अरे नहीं परागी बेटा, तेरे ससुराल में जब हमने वो स्टार्टर खाया था तब उससे ही मेरा पेट भर गया था। तो फालतू में ये स्टार्टर पे पैसे बर्बाद मत कर और सीधा खाना ही मंगवा ले। क्यों अस्मिता? हाँ माँ जी। और परागी, तुम्हें स्टार्टर खाना है तो खाओ, लेकिन हम तो सीधे खाना ही खाएंगे। अरे क्या अब भी? चलो ठीक है, खाना ही मंगवाती हूँ मैं। फिर परागी खाना ऑर्डर करती है। और भाभी, कैसी है सब्जी? अच्छी है परागी, होगी भी क्यों नहीं। ये पूरे 900 रुपए की है। क्या? 900 रुपए? बाप रे! लेकिन ये सब्जी इतनी महंगी होकर भी इसमें नमक और मसाला कम सा लग रहा है। अरे ये कैसा खाना है? इससे अच्छा खाना तो हमारे घर के बगल वाले भोजनालय में मिलता है। अरे वहां पर तो 900 रुपए में पूरे मोहल्ले का खाना हो जाता है, वो भी पेट भर कर। अरे धीरे बोलो ना माँ, सब हमें ही देख रहे हैं। ओ भाई, इधर आओ तो जरा। ओ गॉड। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? अरे अंग्रेज की औलाद, हिंदी में बात कर। माफी चाहता हूँ मैम,
बताइए, क्या चाहिए आपको? ये सब्जी पूरे 900 रुपए की है, पर इसमें नमक मसाला और मिर्च सब कुछ कम है। एकदम फीकी सी लग रही है ये। अरे ऐसा खाना खिलाते हैं क्या अपने ग्राहकों को? प्लीज माँ, यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। अरे चुप रहे तू। जब से अमीर बन गई है तब से पागल हो गई है। ओ भाई, ये लो, अपने रसोई घर में जाकर ये सब्जी फिर से पकाओ और एकदम स्वादिष्ट बनाकर लाना, वरना हम पैसे नहीं देंगे। पर मैम, हमारे यहाँ पर सब्जी तो ऐसी ही बनती है। अरे लेकिन ऐसी कैसी बनती है? मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने इन गवारों को परिवर्तित करने का सोचा, जबकि ये लोग तो कहीं भी ले जाने के लायक ही नहीं है। माँ, चलिए यहाँ से, हम किसी मामूली रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। चलिए। लेकिन परागी, अरे पर मैंने कहा ना, चलिए यहाँ से। फिर परागी उन लोगों को वहां से लेकर जाती है और बाहर आकर कुसुम को बहुत सुनाती है। फिर एक दिन एयरपोर्ट पर, आज तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े क्लाइंट को पिक करने आई हूँ। इनके सामने मेरा थोड़ा भी इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए, वरना इसका असर दिल पर हो सकता है। हेलो परागी। हाय मिस्टर रहेजा, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू परागी, पर आप क्यों मुझे लेने आई? मैं इंडिया में कई सालों तक रह चुका हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ का सब कुछ पता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम मिस्टर रहेजा। चलिए, मेरी कार वहां पर है, चलो। लेकिन जब वो दोनों कार के पास जाते हैं तभी, अरे मैडम जी, टायर तो पंक्चर हो गया है। मैंने मैकेनिक को बुलाया है, तो वो 15 से 20 मिनट में आता ही होगा। ओह नो, इसे भी अभी होना था क्या? कोई बात नहीं परागी, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। अरे नहीं मिस्टर रहेजा, हम दोनों कैब में जाते हैं। वो रही कैब। अब परागी बिना देखे ही कैब में बैठ जाती है और उस कैब को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका भाई सोहम होता है। अरे परागी, तुम यहाँ पर? अरे सोहम भाई, आप? पर आप ये गाड़ी क्यों चला रहे हो? आपको तो इस वक्त नौकरी पर होना चाहिए था। अरे नहीं परागी, मेरी वो नौकरी छूट गई है, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है और आज मेरा दूसरा दिन है। और तुम्हें माया अस्मिता ने कुछ बताया नहीं क्या? ओह, तो ये आपका भाई है। अरे आप तो इतने बड़े कंपनी की सीईओ हो और आपका भाई एक मामूली सा कैब ड्राइवर। वो खैर छोड़ो, चलो चलते हैं अब। फिर मुझे शाम के 4 बजे दूसरी जगह भी जाना है। ठीक है मिस्टर रहेजा। अब पूरे रास्ते में सोहम बस परागी से ही बातें करता है, जिससे वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। फिर बाद में, ये सब क्या था भाई? आज आपके कारण मेरा क्लाइंट पर कितना खराब इंप्रेशन पड़ गया। अरे आप में थोड़ी सी तो अकल होनी चाहिए ना। आप अनजान बनकर बात करते मुझसे, लेकिन नहीं, आपने उस क्लाइंट के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ना जाने वो क्लाइंट अब मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो परागी? भला मेरे कारण तुम्हारी इज्जत मिट्टी में कैसे मिल सकती है? एक वक्त था जब तुम सबकी इज्जत किया करती थी, लेकिन आज जब तुमने मुझे कैब ड्राइवर बने हुए देखा तो तुम्हारी इज्जत खराब हो गई। वाह, अमीर होने के बाद तो तुम घमंडी बन चुकी हो। नहीं भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, तुम गलत ही हो परागी। जरा खुद ही सोचो कि तुम कैसा बर्ताव कर रही हो आजकल, और तुम ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। लेकिन भाई, अगर आपको काम चाहिए था तो आप मुझसे कहते ना, मैं आपको किसी अच्छी जगह पर काम दिला देती। अरे एक कैब ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं करता। आप एक बार मेरी जगह खड़े रहकर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं सही हूं और कुछ गलत नहीं बोल रही। देखो परागी, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। चली जाओ अपनी कंपनी में। अब सोहम गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर बाद में जब कुसुम और अस्मिता को इन सब के बारे में पता चलता है, तब वो दोनों भी बहुत चौंक जाती है। बाप रे, ऐसा कैसे बोल सकती है वो? माँ जी, आपकी बेटी अब हद पार कर रही है। पता नहीं अमीर होने के बाद खुद को क्या समझ रही है।
उसे तेरे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था सोहम, लेकिन अब बस, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फोन करके खूब सुनाऊंगी। अरे जाने दो ना माँ, उसे कुछ मत कहिए, क्योंकि अभी वो सब उसके लिए नया नया है और वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। थोड़े दिन रुक जाइए, वो अपने आप पहले जैसी हो जाएगी। और अभी आप अगर उसे कुछ बोलने जाओगी तो वो और ज्यादा गुस्सा करेगी। अरे पर, मैंने कहा ना माँ, वैसे भी मुझे उसकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। परागी थोड़ा डगमगा रही है, पर उम्मीद है कि वो फिर से सही राह पर आ जाएगी। नहीं सोहम, परागी ने इस बार जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। अस्मिता बिल्कुल सही कह रही है। चल मेरे साथ, आज तो मैं उस परागी का सारा घमंड उतार के ही रहूंगी। अरे पर माँ, अस्मिता, अरे रुक जाओ। हे भगवान, ये दोनों भी ना, मुझे इनको ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। अब कहीं और कलेश ना बढ़ जाए। परागी अपने ससुराल में सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी एंजॉय कर रही होती है और तभी वहां पर कुसुम और अस्मिता आ जाते हैं। क्यों रे घमंडी लड़की, अपने बड़े भाई से इतनी बदतमीजी से बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? बदतमीजी? अरे इसने तो सरासर सोहम का अपमान किया है। हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी परागी। अरे इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलते जितना कि तुम शादी के बाद बदल गई हो। ओह गॉड, टिपिकल चौलकी लोगों की तरह लड़ रहे हैं ये लोग। हीउ, मुझे तो इनकी आवाज सुनकर ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे आप दोनों की अकल क्या घुटनों में है क्या? चलिए बाहर, बाहर ही बात करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे अपनी सहेलियों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। फिर परागी उन्हें बाहर लेकर आती है। देखो माँ, मुझ में कोई घमंड नहीं आया है, और मैं आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अरे आप लोगों में तो जरा से भी मैनर्स नहीं है कि कहाँ पर कैसे कपड़े पहनकर जाना चाहिए, किससे किस तरह से बात करनी चाहिए। और भाई को भी मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अरे अगर उन्हें काम चाहिए था तो वो मुझसे मांग लेते ना। यूं गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी उन्हें? अरे शादी के पहले तो तुम ही कहती थी ना कि हर काम एक समान होता है, और आज तुम ये सब कह रही हो। वाह, कितनी दोगली हो गई हो तुम परागी। अरे भले ही हम लोग ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, पर हमारी सोच और हमारा मन तेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। अरे तो पहले जितनी अच्छी थी उससे कई गुना ज्यादा बुरी बन चुकी है तू, और तेरा यही अहंकार तुझे अंत में बर्बाद करके रखेगा। देख लेना। शुभ शुभ बोलिए माँ, बेवजह मुझ पर मत बरसिए। मैं कोई बुरी नहीं हूं। देखो परागी, तुम्हारी नजर में तुम जो भी कर रही हो वो सही होगा, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो तुम खुद की बर्बादी की शुरुआत कर चुकी हो। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दौलत शोहरत तुम्हारे सर पर इस कदर सवार हो जाएगी। बस कीजिए, बहुत सुन लिया मैंने आप लोगों का। अरे आप लोगों से तो रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। आप लोगों के कारण आज फिर से मेरी सहेलियों के सामने नाक कट गई। अरे एक बार भी आप लोगों ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। हर वक्त बस मेरा बुरा ही करते आए हो, और आज मुझे बुरी कह रहे हो। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। अब मुझे आप जैसे लो क्लास वाले लोगों के साथ कोई नाता नहीं रखना, और आज के बाद आप लोग मेरे ससुराल मत आना, और प्लीज मुझे फोन या मैसेज भी मत करना। क्या? अरे नालायक, तू क्या हमसे नाता तोड़ेगी? हम खुद तुझसे नाता तोड़ते हैं। मर गई तू हमारे लिए, लेकिन आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। आज के इस दिन को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चल अस्मिता। हाँ हाँ जाइए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुसुम और अस्मिता वहां से चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखो सोनम, तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाड़ी जरूर मिल जाएगी। अरे यहाँ दिन में भी कोई गाड़ी इतनी जल्दी मिल जाए तो बहुत है, फिर रात में तो तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो। मेरा दर्द बहुत बढ़ते जा रहा है। ध्रुव बेटा,
शायद गाड़ी नहीं मिल पाएगी। एक काम करती हूँ, मेरे घर पर मैंने एक लेप बना कर रखा है। वो लेप मोच आने पर लगाया जाता है। मैं अभी वो लेप लेकर आती हूँ। ठीक है काकी। फिर इंदिरा अपने घर से वो लेप लेकर आती है और सोनम के पैर पर लगाती है, जिसके कुछ ही देर बाद सोनम को थोड़ी राहत मिलती है। देखा ना माँ जी, आज क्या हुआ मेरे साथ। अरे आज के इस हादसे से तो अपनी सोच में कुछ बदलाव लाओ। पहाड़ों की हवा, पहाड़ों का ये और पहाड़ों का वो। अगर कल को मैं मर भी जाऊं तो आप लोग तो यही बोलोगे कि पहाड़ों की हवा के कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। क्यों? सही कहा ना मैंने? बहू, अरे ये तो कैसी बेतुकी बातें कर रही है। हाँ सोनम, अरे इतना क्यों तिलमिला रही हो? अगर समस्या आती है तो ऐसे चिड़चिड़ करने की जगह उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अब देखो, जैसे कि मैंने ये लेप बनाकर रखा है। अब मैं भी तो पहाड़ों में ही रहती हूँ ना, तो मुझे पता है कि यहाँ पर शाम के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। इसीलिए मैं सारा सामान पहले से ही लेकर आती हूँ। मेरे पास तो घर पर हर प्रकार की दवाइयाँ हैं और काफी सारे लेप भी बना के रखे हैं मैंने। देखा सोनम, काकी ने कैसे पहले से ही सब कुछ बना के रखा है और आज इन्हीं की वजह से तुम्हें इतनी राहत मिल पा रही है। और सोनम बेटा, अब तो तुम यहीं पे रहने वाली हो, इसीलिए तुम्हें समस्याओं को देखकर इस तरह से गुस्सा करने की जगह उनका समाधान ढूंढना चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ती जाएगी। जी काकी जी, ठीक है। सोनम इंदिरा की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। फिर अगले दिन इंदिरा की बहू आशी उससे मिलने आती है। अरे तुम तो इंदिरा काकी की बहू हो ना? हाँ सोनम, मैं आशी हूँ। मैं 2 दिन के लिए अपने मायके गई थी और जब आज सुबह वापस आई तो तुम्हारे पैर में लगी चोट के बारे में पता चला। इसीलिए मैं तुरंत तुमसे मिलने चली आई। अरे वाह, कितनी प्यारी हो तुम। हमने तो एक बार भी कभी बात नहीं की, फिर भी तुम मेरे बारे में सुनकर चली आई मुझे देखने। अरे कोई बात नहीं सोनम, ये लो, ये गुलाब का छोटा सा गुलदस्ता। ये गुलाब मेरे बगीचे के गुलाब है और उनसे ही मैंने तुम्हारे लिए ये छोटा सा गुलदस्ता बनाया है। और ये गर्मा गर्म हलवा, इसे खाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, क्या बात है आशी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे ये हलवा। ठीक है सोनम। फिर आशी और सोनम दोनों साथ बैठकर हलवा खाती हैं और एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं। अच्छा, तो तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की है? मैंने भी मास्टर्स किया है अपनी आर्ट फील्ड में। क्या? अरे मुझे तो ये लगा था कि गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो। देखो सोनम, जरूरी नहीं कि हमें जैसा लगता है सब कुछ वैसा ही हो। यहाँ पहाड़ों में हर जगह कहीं पर भी तुम्हें मेरे जैसे ही लोग मिलेंगे। पहाड़ गांव जरूर है, लेकिन प्रगति तो यहाँ पर भी होती आ रही है। हाँ आशी, मैं समझ गई। और ये हलवा वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। कसम से मैंने आज तक इतना अच्छा हलवा कभी नहीं खाया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? सच में? हाँ यार। और बताओ, तुम्हारा मायका यहाँ से कितनी दूर है? आशी और सोनम की बातें कई देर तक चलती है और उसके जाने के बाद सोनम को बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, इस खड़ूस से चेहरे पर आज इतनी अच्छी मुस्कान। ये कैसा जादू बिछाकर चली गई आशी। लगता है इसे जीवन में पहली बार आशी जैसी इतनी अच्छी सहेली मिली है। चलो जो भी हो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद सोनम अब अच्छे से चल फिर पाती है। ये लो सोनम, आज मैंने तुम्हारे लिए खास मार्केट के रोड से ये मोमोज लाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वही तुमने छीन ली है मुझसे। मेरा शहर, मेरा सुकून। और अब ये छोटी छोटी चीजें देकर तुम मुझे खुश करना चाह रहे हो। जाने दे बेटा, इस सड़ू को तो ये क्यों दे रहा है। ला, मुझे दे दे मोमोज, मैं ही खा लेती हूँ इन्हें आज। अरे ऐसे कैसे आप ठूस लोगे? अब जब मेरे पति ने इतने प्यार से लाया ही है तो खा लूंगी मैं। तू और तेरा ये दोगलापन कभी खत्म नहीं होगा। ये ले, और कल से जरा काम पे ध्यान दे।
अब तक तूने बहुत आराम कर लिया। क्या? अरे आपको दिखाई नहीं देता क्या? अब भी मेरा पैर ठंड के कारण दर्द करता है। आखिर इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती हो आप? हाँ, हूं मैं बुज़दिल, लेकिन तुझे कल से सारा काम करना ही होगा। ये सब तेरा नाटक है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। फिर सोनम परेशान होकर रात में अपनी माँ रोमिला को कॉल करके सब कुछ बताती है। हाँ माँ, अब बस बहुत हो गया। अब मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है माँ, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। खामोखा आ गई मैं यहाँ पर। बस दिन भर घर में ही रहना पड़ता है, कहीं जा भी नहीं सकती, और ऐसे में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता माँ। ऐसा मत बोल बेटा, वो तेरा ससुराल है, और ससुराल में तो रहना ही पड़ता है ना, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। अरे माँ, आज तो मुझे मोच लगी है। कल को अगर पहाड़ों से मैं नीचे गिर गई और सीधा टपक गई तो? ना बाबा ना, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए। अरे इससे अच्छा तो शहर है। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मैं आ रही हूँ वहां पर। मुझसे अब ये सब सहन नहीं होता माँ। देख सोनम बेटा, बच्चों की तरह जिद मत कर। एक बार मैंने कह दिया ना कि तू नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती। कुछ दिनों का तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमेशा के लिए हम तुझे यहाँ पर नहीं रख सकते। हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। लेकिन माँ, बस अब इस बात पर और बहस मुझे नहीं चाहिए। तेरा ससुराल चाहे पहाड़ों में हो या जंगल में हो, तुझे कैसे भी करके वही रहना होगा। अरे अपने आप को तू वहां पर सामना करने का मौका ही नहीं देगी तो तुझे कैसे पता चलेगा कि वो जगह कैसी है? पहले दिन से ही तू वहां के बारे में कितने गलत ख्याल रखती आ रही है। इसे कैसे चलेगा बेटा? ठीक है माँ, अगर आपको मुझे नहीं बुलाना तो मत बुला। मुझे भी आपसे अब कोई बात नहीं करनी। बाय। सोनम गुस्सा होकर रोमिला का कॉल कट कर देती है, और अब वो ये बात उपासना और ध्रुव को बताती है। हाँ तो क्या गलत कहा रोमिला बहन ने? अरे कोई अपनी इज्जत क्यों गवाएगा? तुझे तो हमारी और अपने मायके वालों की इज्जत की कुछ पड़ी ही नहीं है, बस अपना ही सुख दिखता है। हाँ तो मैं मेरा सुख क्यों नहीं देखूंगी माँ जी? अब मुझे यहाँ पर और दुखी नहीं रहना है। लेकिन सोनम, हम तो अभी अभी यहाँ पर आए हैं। अच्छे से इस जगह को तो देखो, घूमो फिरो, तभी जाकर तुम्हें इस जगह से लगाव होगा। लेकिन तुम तो वो भी नहीं कर रही, बस घर में ही पड़ी रहती हो। अगर इतना ही है तो तुम ही लेकर चलो ना मुझे घूमने। क्यों? अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद पड़ गई? जब तुम शाम में ऑफिस से आते हो तब तक तो यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है। कहाँ से घूमने जाएंगे हम? और बात करते हो। ध्रुव बेटा, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है, इसे समझाने में हमारी ही मूर्खता है। अरे इसे अपने हाल पर छोड़ दे। देख बहू, तुझे यहाँ पर रहना है तो रह, वरना चली जा यहाँ से। अब तक तेरा नाटक बहुत हो गया, और ये बेवकूफ है एक नंबर की। फिर एक रात जब सोनम खाना बनाने जाती है तो तेल को खत्म हुए देखकर वो परेशान हो जाती है। क्या कहा? तेल नहीं है? हाँ ध्रुव, अब बिना तेल के मैं सब्जी कैसे बनाऊंगी? अरे सुबह ही मैंने इससे कहा था कि मार्केट के इलाके में जाकर सामान लेकर आ, लेकिन नहीं, इसने मेरी एक नहीं सुनी। अरे इससे तो बस यहाँ पर ना रहने के कारण बताने को कह दो। ये नालायक तो उसी में माहिर है। लेकिन माँ जी, आज बाहर कुछ ज्यादा ही ठंड थी, इसीलिए मैं नहीं गई, और इतना ही था तो आप ही लेकर आती ना। आप भी तो आज इंदिरा काकी के साथ बाहर गई थी ना। मुझसे जबान मत लड़ा बहू। मैं और इंदिरा बहन आज मंदिर गए थे, जो बाजार के इलाके से काफी दूर था। देखा, अगर हम इस समय शहर में होते तो फौरन 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी के द्वारा तेल मंगवा लेती मैं। देखो सोनम, मैं कल ही राशन भरने के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा, एक साथ सारा राशन भर लो। एक काम कर बहू, अभी के लिए जाकर आशीष से तेल लेकर आ। क्या कहा? लेकिन माँ जी, वो हमें तेल कैसे देगी? उनके पास भी तो होना चाहिए ना उतना तेल। शहरों में लोगों के पास इतनी सुविधाएं होने के बाद भी लोग हमें एक भी चीज इतनी जल्दी नहीं देते थे। फिर यहाँ पर तो इतनी सुविधाएं भी नहीं होती है।
तो फिर ऐसे में वो लोग हमारी मदद कैसे कर पाएंगे? तू ज्यादा पंचायत मत कर बहू, और जल्दी जा। मुझे इंदिरा बहन और उनकी बहू पर पूरा विश्वास है। वो लोग बहुत समझदार लोग हैं। सारी व्यवस्थाएं वो पहले ही करके रखते हैं। फिर सोनम आशी के पास जाती है और वो उससे तेल मांगती है, और आशी उसे खुशी खुशी कटोरी भरकर तेल भी देती है। शुक्रिया आशी। अरे सोनम, इसमें कैसा शुक्रिया? आओ, अब जब तुम आ ही गई हो तो खाना भी खाकर जाओ। हमने खाना लगा दिया है। आज तो तुम्हारे भैया किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हैं, और वो तो सीधे कल सुबह ही आएंगे। इसीलिए आज तो बस मैं और माँ जी ही है खाने पर। अरे नहीं आशी, पूछने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस वक्त बहुत जल्दबाजी में हूँ। हमारे घर पर तो अब तक खाना बना भी नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी जाकर खाना बनाना है। एक काम करते हैं ना, कल तुम खाली हो तो हम दोनों बाहर चलते हैं ना, थोड़ा घूम फिर कर आएंगे। क्यों, क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। कल मैं सारे काम जल्दी ही निपटा लूंगी, जिसके बाद हम दोनों बेफिक्र होकर घूमेंगे। ठीक है, तो फिर तय रहा। फिर अगले दिन सोनम और आशी दोनों पहाड़ों में घूमने जाती हैं, और वो दोनों साथ में खूब अच्छा समय बिताती हैं। सोनम को मानो पहली बार किसी के साथ घूमकर इतना अच्छा लगता है। फिर घर लौटने पर, अरे यार, मैं दिन भर तुम्हारे साथ घूमती रही, लेकिन हम दोनों ने साथ में एक भी फोटो नहीं खींची, क्योंकि हम घूमने फिरने में इतने मगन जो हो गए थे। और ऐसे ही होना चाहिए। माना कि तस्वीरें खींचने से यादें बन जाती हैं, लेकिन यादें तो दिल में भी रहती है ना। आजकल के जमाने में हर कोई बस इधर उधर जाकर तस्वीरें खींचते रहता है, और उस जगह का असली आनंद लेना भूल ही जाता है। हाँ आशी, शायद तुमने सही कहा, और इसीलिए आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है। लेकिन ये जगह तो बस घूमने के ही लायक है, रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सोनम, ऐसा नहीं है। जगह को रहने लायक हमारी सोच और वहां के लोग बनाते हैं। अगर तुम अपने मन और दिमाग में बुरी सोच ही रखोगी तो तुम सब कुछ बुरे नजरिए से ही देखोगी, तुम्हें अच्छाई दिखेगी ही नहीं। इसीलिए अपनी सोच को भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है। खैर, बहुत देर हो चुकी है। हमारे घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे, और शाम के खाने की तैयारियां भी तो करनी है। चलो, फिर मिलते हैं। हाँ आशी, बाय। फिर एक सुबह सोनम खुद को आईने में देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है, मेरे चेहरे पर तो अलग ही निखार आया हुआ है। अरे ये सब मेरे प्यार के कारण ही तो हुआ है। अरे चुप रहो, सुबह सुबह ऐसे फालतू की मजाक मत किया करो मेरे साथ। ये सब यहाँ की हवा के कारण ही हुआ है। आशी सही कह रही थी, यहाँ रहकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ की हवा ही एक प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करती है। जब मैं शहर में रहती थी तभी मैं हर 15 दिन में बीमार पड़ती थी, कभी एसिडिटी के कारण तो कभी किसी और कारण से। लेकिन यहाँ आने के बाद अब 1 महीना होने को आया है, लेकिन मैं बीमार ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब तुम यहाँ रहने के लिए राजी हो गई हो ना? अरे राजी होए मेरी चुट्टी, मैं तो बस बीमार नहीं हुई, लेकिन उस दिन मोच तो आ गई थी ना। ये पहाड़ वहाड़ मेरे बस की बात तो नहीं है बाबा। माँ ने मना कर दिया तो क्या हुआ, मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी, देखना तुम। फिर एक रोज अचानक से सोनम गायब हो जाती है, और वो शाम तक लौटती ही नहीं। क्या हुआ ध्रुव बेटा, तूने रोमिला बहन को फोन किया क्या? वो मायके तो नहीं चली गई? अरे नहीं माँ, मम्मी जी ने कहा कि उन्हें सोनम का कॉल ही नहीं आया, और आज पहाड़ों में मौसम खराब होने के कारण शहर जाने वाली सारी बसेस और बाकी की गाड़ियां बंद है। तो आखिर ये सोनम कहाँ जा सकती है? सोनम को लेकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मानवी तो दिन रात काम करके थक जाती है, इसीलिए गुस्सा कर रही होगी। वो खासकर वीरेन पर क्यों गुस्सा करेगी?
वो दोनों तो आपस में इतने अच्छे से बातचीत करते हैं। फिर एक दिन जब घर में पूजा होती है, तभी वहां पर वीरेन भी आता है। अच्छा हुआ जो तुम आ गए बेटा। अब बैठ जाओ, पूजा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जी काकी जी। भगवान जी, आज इस पूजा में कुछ ऐसा हो जाए जिसके चलते ये वीरेन फिर दोबारा इस घर में कभी ना आ पाए। इसे हमेशा हमेशा के लिए भगा दीजिए यहाँ से। रितिका भी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। तभी ओफो, मेरी ये नई वाली लिपस्टिक तो मैंने अलमारी के ऊपर वाले बॉक्स में रख दी है। अब तो मुझे वो स्टूल पे चढ़कर ही निकालनी होगी। फिर रितिका स्टूल पर चढ़ती है कि तभी अचानक से स्टूल टूट जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि उतने में वहां कमरे के बाहर से गुजर रहा वीरेन अंदर आकर रितिका को गिरने से बचा लेता है। रितिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ वीरेन, मैं ठीक हूँ। तभी वहां पर सिंधुरा आती है। क्या हुआ रितिका, तू चिल्ला क्यों रही थी? अरे बाप रे, स्टूल टूट गया। इसका मतलब वीरेन ने तुम्हें गिरने से बचा लिया? हाँ पापा, और अगर यहाँ पर वीरेन नहीं आता तो मैं बुरी तरह गिर जाती और मेरा सर भी फूट सकता था। हे भगवान! वीरेन बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हर बार सही समय पर आकर हम सबको बचा ही लेते हो। हाँ बेटा, फिर वही बात। अरे मैंने आप सबसे कहा है ना, मुझे बार बार धन्यवाद मत कहिए। रितिका तो मेरी अच्छी दोस्त है और उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना। हाँ वीरेन, वो तो है, लेकिन रितिका, तुम भी थोड़ा ध्यान दिया करो। अगर अलमारी के ऊपर से कुछ निकलना था तो किसी को बुला लेती मदद के लिए, या फिर मुझे ही बोल देती। और अगर तुम्हें स्टूल पर चढ़कर ही निकालना था तो एक बार स्टूल को अच्छे से तो देख लेती। अब क्या करूं वीरेन, मेरा उस पर ध्यान ही नहीं गया। ये स्टूल काफी पुराना हो गया है, शायद इसीलिए टूट गया। लेकिन अगर अगली बार कुछ ऐसा होगा तो मैं खुद बिल्कुल नहीं करूंगी, बल्कि मदद के लिए किसी और को पूछूंगी। वीरेन का रितिका के प्रति चिंता देखकर सिंधुरा और उपेंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बाद में वो दोनों मानवी और नकुल के साथ बैठकर बात करते हैं। आज मैंने देख लिया कि वीरेन रितिका के लिए कितना चिंतित हो रहा था। उन दोनों में एक बहुत अच्छी दोस्ती का रिश्ता है। बहू, नकुल बेटा, मेरे ख्याल से हमारी रितिका के लिए वीरेन से बेहतर लड़का और कोई नहीं हो सकता। हाँ बेटा, सिंधुरा बिल्कुल सही कह रही है। वीरेन को हम अच्छे से जानते भी हैं और साथ ही वो एक काबिल और दिलदार लड़का है जिसे रिश्तों की समझ है। उसमें सारे अच्छे गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। हाँ माँ पापा, मैं भी आप दोनों की बातों से सहमत हूँ। रितिका और वीरेन की जोड़ी खूब जचेगी। आपने बिल्कुल सही विचार किया है। सिंधुरा और उपेंद्र की ये बातें सुनकर अब मानवी घबरा जाती है। नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? रितिका की शादी इतनी जल्दी मत कराइए। वो तो अभी मास्टर्स के लास्ट ईयर में है और उसके बाद उसे भी अपना करियर सेट करना है, अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कर दिखाना है। नहीं बहू, शादी सही उम्र में ही हो जानी चाहिए और हमने जरा भी देरी की तो अनेक मुश्किलें हो सकती है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। और रही बात रितिका के करियर की, तो वीरेन उसके करियर में रुकावट डालेगा ही नहीं। वो तो उल्टा उसे आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और हम रितिका को अच्छे घराने में ही भेज रहे हैं। अभी तक तो आप लोगों ने वीरेन से कुछ बात भी नहीं की है और आप लोगों ने ये सोच भी लिया कि रितिका की शादी आप वीरेन से फिक्स करोगे। उसकी तरफ से भी तो हाँ होनी चाहिए ना। और रही बात रितिका के लिए वीरेन ही चुनने की, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके लिए सही पसंद है। हम तो उसे बस 1.5 महीने से ही जानते हैं और ऐसे में किसी को जानना समझना बहुत मुश्किल है। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से तो सभी अच्छे से बात करते हैं और कोई अच्छे से बात करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही हो। हमें उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता है, ना हमने कभी उसके परिवार वालों से बात की है। नहीं की है तो अभी कर लेंगे ना। जब बेटा इतना संस्कारी है तो परिवार वाले भी अच्छे ही होंगे।
और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। हाँ मानवी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतनी भी चिंता मत करो, हम देख परख के ही रिश्ता पक्का करेंगे। हाँ बहू, कल हम वीरेन के घर जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। हाँ माँ, यही सही रहेगा। अब मानवी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर बाद में, हाँ ना यार, मैं उसे मेरी जिंदगी से दूर जाने के लिए कह रही हूँ, और ये मेरे ससुराल वाले हैं कि उसे और पास ला रहे हैं। अगर उसने मेरी ननद के साथ शादी कर ली तो अच्छा नहीं होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब आगे क्या होगा हेतल? देख मानवी, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, और इससे पहले की बात और ज्यादा आगे बढ़े, तू जा और वीरेन से कह दे कि मोहल्ला छोड़कर चला जाए, किसी और जगह जाकर रह ले। क्या? हाँ मानवी, अरे उसे क्या है, वो तो हाँ ही कहेगा। और एक बार रिश्ता पक्का हो गया तब तो कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए तेरे ससुराल वाले उसके पास जाकर रिश्ते की बात करें। उससे पहले ही तू उसके पास जा और उसे अच्छी तरह से समझा करा। ठीक है हेतल, अब तो मैं यही करती हूँ। इस समय वो पार्क में वॉक करने जाता है तो मैं उसे वही जाकर मिलती हूँ। फिर मानवी वीरेन से मिलने पार्क चली जाती है। क्या बात है मानवी, आजकल मुझे बहुत मिलने आ रही हो तुम। कुछ है क्या मन में तुम्हारे जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? देखो वीरेन, मेरे ससुराल वाले तुम्हारे पास आने वाले हैं, रितिका और तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए। क्या? हाँ वीरेन, ये सच है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देने वाली, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम रितिका के साथ शादी करके मेरे परिवार से रिश्ता जोड़ो। लेकिन क्यों मानवी, मेरा अच्छा हो रहा है तो तुम्हें उसमें बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी रितिका एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ मैं जानती हूँ कि रितिका एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे। आज की रात ही तुम ये मोहल्ला छोड़कर चले जाओ। कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन बस चले जाओ यहाँ से, और फिर कभी मेरे ससुराल वालों से बात मत करना। नहीं मानवी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, और तो और रितिका से शादी भी करूंगा। और ये करने से मुझे तुम तो क्या, कोई भी नहीं रोक पाएगा। समझ गई ना तुम? वीरेन, ज्यादा बकवास मत करो। अरे बकवास तो तुम कर रही हो। मैं कोई चाबी वाला खिलौना नहीं हूं जो तुम चाबी भरोगी और मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। अब चली जाओ यहाँ से। लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्यों मुझे और तकलीफ दे रहे हो? अरे क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? तो फिर ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है? किसी को भी मत बताओ कि हम एक दूसरे के एक्स हैं, और खुशी खुशी रहने दो मुझे रितिका के साथ। तुम तो आगे बढ़ चुकी हो, तो मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। अपनी ननद की खुशियां क्यों बर्बाद कर रही हो? वो मुझे बहुत चाहती है, और ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानने वाले? नहीं, हरगिज नहीं। प्लीज वीरेन, प्लीज ऐसा मत करो। वीरेन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। और अब मानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी भी हाल में ये शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर अगले दिन सिंधुरा, उपेंद्र और नकुल वीरेन के पास जाकर उससे शादी के बारे में बात करते हैं। देखो वीरेन बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए भी ये सब काफी अचानक से हुआ है, लेकिन हमें रितिका की शादी इसी साल करानी है और हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। और तुम्हें देखकर तो हमें यही लग रहा है कि उसके लिए तुम ही सही लड़के हो। तो बेटा, अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को ऐतराज ना हो तो हम ये रिश्ता पक्का कर सकते हैं। हाँ वीरेन, तुम एक बार अपनी माँ से बात कर लो। मुझे रितिका से शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है और मुझे आपके साथ रिश्ता जोड़ने में बहुत खुशी होगी। और रही बात मेरी माँ की, तो वो कुछ नहीं कहेगी, उल्टा वो तो मेरी खुशी में उतनी ही खुश होगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपनी माँ को बुलाओ और फिर हम दोनों मिलकर पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त तय करते हैं। ठीक है काकी जी।
वीरेन और रितिका की शादी तय हो चुकी है। ये बात सुनकर मानवी टूट जाती है। जिसका डर था वही हुआ। वही रितिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ओ माय गॉड भाभी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन आपको सच बताऊं तो मुझे पहले दिन से ही वीरेन बहुत अच्छा लगता था और मुझे उससे शादी करने की भी इच्छा थी। और देखो ना, माँ और पापा ने मेरी उसी इच्छा को पूरा कर दिया और मेरी शादी होने वाली है। तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे रितिका, लेकिन एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम वीरेन के साथ खुश रह पाओगी? तुम तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हो। बस चंद मुलाकातों में ही किसी को अपना जीवन साथी कैसे बना सकती हो फिर? चंद मुलाकातें कहाँ भाभी, हम दोनों एक दूसरे को 1 से 1.5 महीने से जानते हैं। आपस में अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है। फिर अब और क्या सोचना? सब ठीक है। और तो और वीरेन ने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसके मन में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है, और वो भी दोस्ती से ज्यादा। हाँ रितिका, शायद तुम सही कह रही हो। मानवी रितिका को कुछ नहीं बोल पाती। इस लड़की को तो कुछ बोलकर फायदा ही नहीं है। ये तो वीरेन के प्यार में अंधी हो चुकी है। अब मुझे ही एक आखिरी बार जाकर वीरेन को समझाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। वीरेन की माँ नीता दूसरे शहर से आ जाती है और जब मानवी उसके घर उसे समझाने जाती है, तभी वहां पर नीता भी मौजूद होती है। तुझे एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? वीरेन ने मुझे बताया है कि इसने तुझे उस दिन पार्क में ही साफ साफ कह दिया था कि यह रितिका से शादी करके ही रहेगा। पहले ही तेरे कारण मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई है, और अब जो वो फिर से उसे बसाने जा रहा है, तो तू उसमें टांग क्यों अड़ा रही है? अरे अगर इसे जिंदगी ही बसानी है तो किसी और लड़की के साथ बसाए ना। मेरी ननद ही क्यों, मैं अपनी ननद के साथ वो सब नहीं होने देना चाहती जो सब मेरे साथ हुआ है। ये आपका बेटा है, इसीलिए आप तो इसकी तरफदारी ही करोगे। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, अगर किसी को पता चल गया कि इसका और मेरा पुराना रिश्ता रह चुका है, तो क्या हो जाएगा? मैं अपनी ननद की शादी तुम्हारे जैसे लड़के के साथ नहीं होने देना चाहती। बात खत्म। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। नहीं करूंगा मैं तुम्हारी ननद के साथ शादी, लेकिन ये मैं सिर्फ एक ही शर्त पर करूंगा। शर्त? कैसी शर्त? अगर तुम्हारी ननद से मेरी शादी नहीं होगी तो तुम मेरे पास आ जाओ और मुझसे शादी कर लो। क्या? हाँ मानवी, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था। अरे तुम ही मुझे छोड़कर गई थी, मैंने तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं किया था। अब कहो, करोगी मुझसे शादी? वीरेन के मुंह से ये बातें सुनकर मानवी अब चौंक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें